मैं हूं मुइज़ जाफरी। मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। आजकल की सियासत में की आज हम बात करेंगे, जिसमें पीडीएम का आज जलसा है और फैसलाबाद में मरियम नवाज का कहना है कि आज फैसला कुन जो है वो ऐलानात करेंगी। वो समझती हैं कि ये घड़ी फैसले की है। महंगाई जो है उस हद तक पहुंच चुकी है, और जबकि खान साहब और पीटीआई की हुकूमत जो है वो अपने आपसी मामलात में पड़ी हुई है। उनके रिलेशंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो नहीं हैं जो पहले थे, और ये सेम पेज जो है वो बकौल उनके शेम पेज हो चुका है और फट चुका है, जिस तरह उन्होंने एक जलसे में भी फाड़ के दिखाया। और वो समझती हैं कि ये फैसला कुन मरहला है, और आज के जलसे में पीडीएम का जो अब जलसा आज होने जा रहा है उसमें फैसला कुन ऐलानात जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। फजल रहमान साहब उनके साथ होंगे। फैसलाबाद नून लीग का गढ़ समझा जाता है। पिछले इलेक्शंस में थोड़े सेटबैक जरूर हुए, लेकिन हिस्टोरिकली एक पीएमएल नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। शहबाज शरीफ साहब का सुन रहे हैं कि वो नहीं जा रहे, इसका क्या मायने लिया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बात करने से पहले सेगमेंट में हम बात शुरू करेंगे सोशल मीडिया पे कंस्ट्रेंट्स और जो नए रूल्स आ रहे हैं उनका क्या असर पड़ सकता है आईनी हुकूक के हवाले से, और खासकर जो है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। इस सिलसिले में बैरिस्टर वकास हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर वकास साहब जो हैं वो एक्सपर्ट हैं इस एरिया के भी, और इन रूल्स को भी उन्होंने स्टडी किया है, और सोशल मीडिया का जो सियासत पे इम्पैक्ट है उसके हवाले से हम उनसे बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, एक तो ये है कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत नया फिनोमिनन है, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट मीडिया को गैग करना इतना आसान है जिस तरह पाकिस्तान में हो जाता है, तो वहाँ पे सोशल मीडिया की एक अपनी अहमियत है। लेकिन अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया को भी जो है एटलीस्ट अगर हम चैरिटेबली भी देखें तो अब रेगुलेट ज़्यादा करने की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ आईनी हुकूक एट स्टेक हैं, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, एक राइट टू इंफॉर्मेशन का है, तो फिर दूसरी तरफ डिग्निटी ऑफ मैन भी है कि लोगों की इज्जतें जो है वो इस तरह अगर उछाली जाएं और उनकी रेपुटेशन लोअर की जाएं तो, और डेफमेशन की जाए, और इस मीडिया को जो लार्जली अनरेगुलेटेड है और अकाउंटेबिलिटी जिसमें नहीं होती, तो उसका मिसयूज भी बेहद जो है वो प्रेवलेंट है। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पे जिस मुल्क में असल मसला ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का हो, तो वहाँ पे आई थिंक वो चीज़ फौकियत और वो प्रेसिडेंस ले जाती है, और प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कदगन अमूमन लगाए गए हैं मीडिया पे, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बन जाती है। हालांकि डिग्निटी ऑफ मैन आर्टिकल 14 का जो आईनी हक है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इफ नॉट मोर। लेकिन मजमूई तौर पे एज ए कलेक्टिव अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डेफिनेटली आई थिंक एट फ्रंट एंड सेंटर हियर। आपसे आपकी राय चाहूंगा। पहले इस सवाल को अगर हम प्रेमिस इस चीज से और कॉन्टेक्स्ट इस चीज से दे सकें कि सोशल मीडिया का आपके ख्याल से सर इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत पे है कितना। एक तो चले मान लिया कि अगर आप ट्वीट कुछ कर देते हैं तो वो फॉरेन ब्रॉडकास्ट मीडिया उसको चला देती है, सबको पता चल जाता है, ये इम्पैक्ट तो कोई डाउट नहीं कर सकता। एक पोस्ट ऑफिस का रोल कह लें कि सोशल मीडिया का यहाँ आ जाता है, और इसमें कोई किसी किस्म का अभाव नहीं है कि ये एक बहुत इफेक्टिव जो है वो व्हीकल बनता है। लेकिन जो आपस में हम देखते हैं सर, और इस पे हम फोकस करेंगे, जो हम आपस में देखते हैं कि 400 लोग आपस में अपनी राय का इजहार करते हैं, लड़ते हैं और कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं, तो कंस्टिट्यूएंसी और रियल पॉलिटिक्स जो है उस पे एक्चुअल इम्पैक्ट कुछ है उस चीज का, क्योंकि नंबर्स आर वेरी वेरी स्मॉल जो एक्चुअली इंगेज करते हैं यहाँ पे, अदर देन टू जस्ट रीड द ट्वीट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज दैट रियली प्रॉपर्ली इंगेज इन द सोशल मीडिया एज फार एज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। अभी हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और सोशल इश्यूज में भी एक बहुत बड़ा किरदार है ऑब्वियसली सोशल मीडिया का। तो इससे शुरू करते हैं बैरिस्टर साहब, योर व्यूज ऑन दिस। हैदर भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये जो नए रूल्स 2021 के अंदर बनाए गए हैं रिसेंटली, इससे किसी भी सूरत में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसको कंस्ट्रेंट नहीं किया जा सकता, उस पर किसी किस्म के इम्पेडिमेंट्स या पाबंदियां रिस्ट्रिक्शंस आयद नहीं की गई। इसमें तो जो स्पेकुलेशंस या जो नोशंस इस वक्त सोसाइटी के अंदर प्रवोक किए जा रहे हैं, इसको सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवज्जो से स्ट्राइक डाउन डिस्पेल करना चाहूँगा। वो इसलिए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के अंदर लिखा गया था आज से 50 साल पहले, वो अभी तक उसी तरह इस एक्ट के अंदर भी मौजूद है। 2016 के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बनाया गया उसके भी सेक्शन 37 के अंदर मौजूद है
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो कदगन थी, पाबंदियां थी, जो 50 साल पहले रिस्ट्रिक्ट की गई, वो भी आज तक रिस्ट्रिक्ट की गई हैं। जिस तरह आपने आर्टिकल 14 का हवाला दिया, डिग्निटी ऑफ मैन काइंड या डिग्निटी ऑफ मैन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 मौजूद है, हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, आर्टिकल सेक्शन 21 मौजूद है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो सबसे पहले इस नोशन को डिस्पेल करें। सेकेंडली, जो आपने बात की पॉलिटिकल सिस्टम की, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, चूंकि ये लेटेस्ट दौर जो है, मॉडर्न एरा, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैंपेन्स जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ड्राइव की जाती हैं। इसके अंदर दूसरे पॉलिटिकल अपोनेंट प्लेयर्स की इज्जत का फलूदा और धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, और इस हवाले से हमारी जो साइबर विंग है, और एट द सेम टाइम पीटीए के पास वो मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं था कि एक्सपीडिशियसली या स्पीडीली इन चीज़ों को डिसाइड किया जाए, या पॉलिटिकल लोगों की जो कंप्लेंट्स थी उनको एंटरटेन किया जाए पर्टेनिंग टू डिग्निटी ऑफ मैन। तो इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है कि अगर सोशल साथ ही मोहित जाफरी साहब भी हम कर चुके हैं, जो खुद भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लेकिन पहले बैरिस्टर साहब ये बताएं ना, आपके इम्पैक्ट क्या है सोशल मीडिया का पाकिस्तान की सियासत में, अदर देन के वो मैसेजिंग जो होती है कि डायरेक्ट फॉरेन ब्रॉडकास्ट मीडिया पे चली जाती है, ट्वीट्स पिकअप कर लिए जाते हैं, बट जो इंटरैक्शन है मीडिया के, सोशल मीडिया के अंदर जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो ये, इनका इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान की सियासत पे? क्या ये ओपिनियन मेकर्स हैं? क्या इनकी तादाद जो है उससे ज्यादा एक्चुअली इनकी अहमियत ज्यादा इसलिए क्योंकि ये ओपिनियन मेकर्स हैं? व्हाट मेक्स सोशल मीडिया अ स्टेक होल्डर एंड अ प्लेयर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और डज इट इज इट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड? मैं समझता हूँ हैदर भाई दे हैव बिकम द ओपिनियन मेकर इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो सोशल मीडिया का किरदार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बन चुका है। चूंकि आप देखिए कि जितनी भी, चाहे मरियम नवाज साहबा की आप ट्वीट्स को उठाकर देख ली, एट द सेम टाइम फवाद चौधरी की ट्वीट्स को उठाकर देख ली, जितनी भी कैंपेन्स या नैरेटिव्स इस वक्त एस्टेब्लिश किया इन पाकिस्तान ओनली, पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, सोशल मीडिया से ड्राइव सारी की जा रही हैं। और इस हवाले से जो पाकिस्तान की सियासत है वो भी इस पे बहुत ज्यादा गहरे असरात इसके नजर आते हैं। और इस हवाले से जब तक आप इसको रेगुलेट ना करते, आप इस बात को इलस्ट्रेट किस तरह करेंगे कि ये असरात नजर आते हैं? हाउ डू यू इलस्ट्रेट दैट? क्या आप एग्जांपल देंगे कि जिससे हम ये माने, जिस तरह अरब स्प्रिंग का तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि वहां कितना सोशल मीडिया ने इम्पैक्ट किया और एक मूवमेंट चली और पॉलिटिकल चेंज आया वहां पे। यहाँ पे आपको क्या चीज है, आप किस चीज की तरफ इशारा करेंगे? और कोई इलेक्शन का नतीजा ऐसा है या? जी हैदर भाई देखें, हमारा आपके नॉलेज में होगी ये सारी चीज के सामने पेश होना था। उस वक्त सारी सोशल मीडिया पे इन्होंने ये कैंपेन चलाई और नैब के बाद सारे लोगों को इकट्ठा करके पत्थर मारेंगे। इसी तरह गुजरावाला का जलसा देख लें, उसके अंदर जो चीजें सारी एस्टैब्लिश की गई वो सोशल मीडिया थ्रू सारी कैंपेन्स ड्राइव की गई। इसी तरह जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उसकी भी सारी जितनी पॉलिसीज हैं वो सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट करते हैं। जो नैरेटिव है, जो प्रोस्पेक्टिव्स है, सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिश करते हैं। तो इट हैज ग्रेट कंसर्न एंड लेग इन द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब मौजूदा दौर के इसके अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है। जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की रूरल एरियाज में रहती है, आपके ख्याल से वहां रीच सोशल मीडिया की उसी तरह से है जिस तरह अर्बन मिडिल क्लासेस में है? देखिए, एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, हमारी जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर कम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज बीन इंक्रीजिंग। ये बढ़ रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है। और अभी आप देहातों में भी जाएं तो बहुत सारे लोग जो हैं, द बल्क ऑफ द पीपल, जो मेजॉरिटी है वहां पे, वो इस वक्त मोबाइल फोन के यूजर हैं, सोशल मीडिया के यूजर हैं। करना चाहूंगा यहाँ जाफरी साहब, देखें हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट हमारी सियासत में देखा, वो गुजरावाला का जलसा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको ब्रॉडकास्ट मीडिया पे गैग कर दिया गया था, उन्होंने जिस तरह की एक्सप्लोसिव बातें की वो सोशल मीडिया पे देखी जा सकी और ब्रॉडकास्ट मीडिया पे हालांकि बैन था। तो आपके ख्याल से कितना इम्पैक्ट इस, क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का कि जो चीज आप गैग करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया पे वो सोशल मीडिया पे फिर भी चल सकती है। तो ये तो बड़ा एक्नॉलेज करने वाली बात है कि एक बड़ा सोशल मीडिया एक एवेन्यू उस वक्त बन जाती है। आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पे क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का? फिर हम इन रूल्स पे आएंगे कि ये क्या कंस्ट्रेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लगा रहे हैं और आगे क्या इम्पैक्ट होगा सियासत पे, क्या कहेंगे?
देखिए, मेरे ख्याल से एक बहुत रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है पाकिस्तान। अगर आप अखबार निकालना चाहें तो ये एक दफ़ा मैंने गलती से कोशिश की थी। आपको 4 अलग मिनिस्ट्री से क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं, उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन मिलती है। वो डिक्लेरेशन की हैयत ही आर्जी होती है, हर साल उसकी वापस डिक्लेरेशन होना ज़रूरी होती है। आप जब भी कोई एक अखबार छापते हैं तो उसकी 4 कॉपियाँ आपको अलग-अलग मिनिस्टेरियल इदारों में भेजनी होती हैं। रिवायती तौर पे जब सेंसरशिप का राज ज़्यादा होता है तो वो मार्कर से आपकी जो प्रॉब्लमैटिक बातें हैं उनको मार्क करके आपके पब्लिशर को, आपके प्रेसमैन को, आपकी प्रिंटिंग प्रेस को बता देते हैं कि ये तो जो भी कहें ये चीज़ें छपेंगी नहीं छपेंगी। इस माहौल के अंदर हमारी प्रेस वजूद में आई है। ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, रेड स्टैम्पिज्म, इसी के अंदर एक नया मोड़ आया जब टेलीविजन आ गया। और फर्क शुरू के दिहाई में तो ये बहुत बड़ा पड़ा कि एक नो होल्ड्स बार्ड, एक वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट की थीम थी, जो करके देख रहा था, जो चल रहा था, चलाया जा रहा था। पावर भी एसिमिलेट हो रही थी न्यू मीडिया में। एक इस तरह हो रही थी कि जो पुरानी पावर्स थी वो रिसीड कर रही थी। लेकिन फिर जिस तरह निज़ाम होता है वो अपनी फिर जगह कैप्चर वापस कर ही लेता है, या कुछ गलतियां हो जाती हैं, या इर्तिकाई अमल से गुजरने के बाद वापस से वही रिवायती ताकतें जो हैं वो काबिज हो गई उन जगहों पे जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिकली या नॉन ब्यूरोक्रेटिकली वो काबिज होती हैं। तो फिर ये एक नया फिनोमेनॉन आया। अब सोशल मीडिया की हुस्न ये है कि उसमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई ग्रेड 20 का अफसर नहीं है अब तक, कोई इजाजतनामा नहीं है, कोई स्पीड रेगुलेटर नहीं है। लिहाजा वो इसके साथ अगर आपने कुछ करना है तो वही आपको फिर अल्ताफ हुसैन बनना होता है, यानी कि आप इसका तार खींच दें, क्योंकि वरना आप इसके अंदर जितनी तह डालने की कोशिश कर सकते हैं वो नाकाम रहेंगी। खास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जिसको आज़ाद इंटरनेट की आदत हो चुकी हो, एक जनरेशन से ज्यादा की आदत हो चुकी हो। वरना तो आपको अगर रेगुलेटेड लेयर्ड चाइनीज नुमा इंटरनेट मिलता तो वहां पर भी उनको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है। लिहाजा ये बाय एसेंस, बाय एलिमेंट अनकंट्रोल्ड है, और यही सबसे बड़ा सर का दर्द है उन लोगों के लिए जो कि चलते ही कंट्रोल पे, जो कि चलते ही लिमिट्स में। क्योंकि इसमें जरा एक्सपर्ट है तो डॉक्टर साहब, सॉरी बैरिस्टर साहब से पूछते हैं। वकास साहब, आप बताएं कि क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट करना आज तक टेक्नोलॉजिकली नामुमकिन या मुश्किल था इसलिए नहीं हुआ, या फिर वजह यह थी कि वो इतना सीरियसली इतनी बड़ी नहीं उसको समझा गया था कि अब तक हैदर भाई, मुझे ये लगता है इट्स वेरी हार्ड नट टू क्रैक फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इसको रेगुलेट किया जाए, स्पेशली क्योंकि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, वो फेसबुक है, वो सारी की सारी फॉरेन कंपनीज हैं। आप उनको कैसे कंपेल करेंगे, आप उनको कैसे कंसलेट करेंगे इस बारे में कि आप पाकिस्तान के अंदर आए, अपनी यहाँ पे दफातर खोलें, और फिर जो यहाँ से आप कमाएंगे उसका टैक्स भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दो, ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स को अपॉइंट करें, यहाँ के लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं। रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा मैं, कंटेंट की बात कर रहा हूँ। उसको किस तरह से रेगुलेट, आज तक इतना सर का दर्द क्या समझा नहीं गया था कि नहीं किया गया रेगुलेट। यही है मुशर्रफ सोशल मीडिया पर फेसबुक समझ रहे थे कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, और मुशर्रफ साहब समझ रहे थे कि उनको 4 लाख बंदा जो है वो क्योंकि फॉलो करता है 10 लाख जो भी फेसबुक पे, तो वो समझ रहे थे कराची एयरपोर्ट पे भी 4 लाख लोग होंगे, और वो 4000 भी नहीं थे, 400 थे बमुश्किल। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर एक तो इसको नॉन सीरियस कंसीडर किया गया, सेकेंडली इस बारे में इनके पास अदारों की इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं थी कि इसको रेगुलेट किया जाता। अभी जो मौजूदा रूल्स भी आए हैं इनके अंदर भी आपको कहीं पे ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कि इससे सोशल मीडिया रेगुलेट किया जाएगा। इसी रूल के जो सेक्शन 16 को आप उठाकर देख लीजिए, ये सिटीजन प्रोटेक्शन रूल को रिपील करके बनाए गए हैं। इससे पहले भी रूल्स मौजूद थे, लेकिन अगर गुज़िश्ता 1.5 सालों के अंदर इसको रेगुलेट नहीं किया जा सका तो अब इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा? इसके अंदर जो ये रूल्स में बेसिकली तो ये कि कोई कंप्लेंट करे तो फिर कंप्लेंट के साथ शवाहिद दे, तो फिर वहां पर जो है वो उस कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा। इस तरह का मैकेनिज्म ज्यादा है, और भी कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान की सियासत में। ये बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने लगा हूं। देखें, इन रूल्स के अंदर ना कोई लॉ चेंज किया गया, लॉज वही हैं जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अंदर। इसके अंदर सिर्फ ये मैकेनिज्म सेट किया गया कि जब भी कोई कंप्लेंट हम अपनी फॉरेन मीडिया कंपनी को भेजते थे, सोशल मीडिया कंपनी से रिक्वेस्ट करते थे कि ये हमें कंप्लेन है हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर से रिलेटेड, उसका रिप्लाई ही नहीं करता था ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम या दीगर सोशल मीडिया कंपनीज थी, और वो रिप्लाई जो है 6-6 महीने बाद, 1-1 साल बाद आता था। और FIA की जो साइबर विंग है
वो इस पे किस किस्म की जो है वो एजुडिकेशन कर सकती थी या किस किस्म का एविडेंस जो था वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकती थी, वो तो सिर्फ इससे एक इस्तदा ही कर सकते थे। इसलिए इन रूल्स के अंदर ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आए ताकि हमारे सियासतदानों से रिलेटेड कंप्लेंट्स, एक आम ऑर्डिनरी सिटीजन से रिलेटेड जितनी भी सोशल मीडिया यूजर्स को कंप्लेंट्स हैं, वो चाहे इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है, ग्लोरी ऑफ इस्लाम से रिलेटेड है, डिग्निटी ऑफ मैन से रिलेटेड है, वो कंप्लेंट्स जब वो पाकिस्तान के अंदर उनका ऑफिस होगा, वो पीटीए को आप अगर आप इजाजत दें, फवाद चौधरी साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सर थोड़ा सा तो पहले ये जो रूल्स आप लोगों ने फ्रेम किए हैं, इसके पीछे मकसद क्या है और आपके ख्याल से इसके बाद क्या कुछ अचीव हो जाएगा और पाकिस्तान की सियासत पे इनका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त एक जो ट्रेंड है, चाहे वो यूके हो जहाँ पे ऑनलाइन सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लेके आए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर भी आपने देखा है, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश कर रही हैं कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रेगुलेशन में लाया जाए। हमारे मुल्क में भी 2017 में पीका का कानून आया और उसके नीचे अब ये रूल्स जो हैं वो बनने थे, अब ये रूल्स बने हैं और इसका मकसद यही है कि कोई ना कोई जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट हो जो कि सोशल मीडिया को थोड़ा कोई लीगल फ्रेमवर्क में ला सके। नहीं ठीक है सर, लीगल फ्रेमवर्क सब कुछ तो अपनी जगह है, लेकिन अमूमन जो है हमने देखा है मकासद जो है वो हुकूमत की और खासकर इंटरनेशनल बॉडीज जहां रैंक कर रही हैं हमारे वजीर आजम को भी मीडिया पे कतन लगाने के हवाले से आपकी नीयत पे बेशक शक किया जाता है और आज भी किया जा रहा है। बहरहाल ये आपका इस पर मौक़िफ़ था। अगर थोड़ा आपसे और भी पूछ सकूं, बिकॉज वी आर नाउ फैसिलिटेटेड बाय योर प्रेजेंस, कि इस बात सर हुकूमत को जो दरपेश मसाइल और चैलेंजेस हैं जिसमें महंगाई सर फहरिस्त है और इस्टेब्लिशमेंट से रिलेशंस जो है वो मेरे ख्याल से सर फहरिस्त के एक नॉच ऊपर है, तो आपके ख्याल से इन दोनों के हवाले से क्या अपडेट देंगे आप? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ शक की नज़र से देखा जाता है। हमारे 143 के करीब चैनल्स हैं, रोज आप भी प्रोग्राम करते हैं और भी लोग प्रोग्राम करते हैं, तकरीबन 47 इंटरनेशनल चैनल्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान से जो बात कहनी शुरू हो हम भी सारे उसकी बैंड वैगन में शामिल हो जाए कि नहीं है। तो ये तासुर जो है ये दुरुस्त नहीं है। और पाकिस्तान में मीडिया जो है वो जो मैक्सिमम आज़ादी है, और यहाँ तो और भी मौज लगी हुई है। आप देखिए कि बरतानिया में अभी जो रेहाम खान ने इल्ज़ामात लगाए उसके ऊपर उनको जुर्माना हुआ, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। हमारे मुल्क में तो ये भी फैसिलिटी है कि आप जो मर्जी कर लें, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई कदगन भी नहीं है। तो हमारे मुल्क में तो ये मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा और तरह के हैं और इनको डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम ये कि कोर्ट्स से रिकॉर्ड्स क्योंकि डेफमेशन टाइप चीजों का नहीं मिलता, तो किसी को चुप कराने के यहाँ पे अल्टीरियर और इलीगल जो है वो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल सर अपडेट आपसे लेंगे क्योंकि इस वक्त अल्टीरियर या मोटिव जो है वो आप बता दें कि कहाँ पे यूज हो है, उसको हम देख लेते हैं। जितने केसेस हैं कोई आप मुझे बता दें कहाँ पे हुए हैं तो उसको देख लेते हैं। ठीक है सर, आपकी बात आगे कैसा नहीं होता। अब आपसे थोड़े अपडेट अगर कर दें, माशी मामला जो हैं, प्राइसेस जो हैं पेट्रोल से लेके बिजली से लेके और फिर दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से जो रिलेशंस हैं, क्या अपडेट दे सकेंगे आप सर? देखिए, कीमतों का एक आलमी बहरान चल रहा है। जब हम 2018 में थे तो पाम ऑयल जो था वो तकरीबन $515 पे था, अभी $1200 पे है। तेल जो था वो $40-42 अ बैरल था, 82-83 बल्कि अब तो $85 के ऊपर है आज। तो एक आलमी बहरान है कीमतों का, चाहे यूके हो, अमेरिका हो, तमाम जगहों के ऊपर आम कंज्यूमर जो है उसको मुश्किलात पेश आई हैं। पाकिस्तान में भी मुश्किलात पेश आई हैं। सब्सिडीज जो है वो पाकिस्तान में जाहिर है कि हम एक हद से ज़्यादा दे नहीं सकते। $12 अरब तो इस साल आपने अपना कर्जा वापस करना है जो पिछले आपने 2018 तक में लिया है। तो पिछले साल भी अब तक आप $10 अरब कर्जा वापस कर चुके हैं, $12 अरब आपने इस साल करना है। तो जाहिर है ये मुश्किलात तो जो हैं वो हैं, और इसमें जो हल है वो तो यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट जो हैं उनको किस तरह तगड़ा करते हैं, इंडस्ट्री को कितनी जल्दी हम तगड़ा करते हैं, और जो उस तरफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जैसे हमने खड़ा किया, तो जाहिर है ये तो एक साइड बाय साइड चलता रहेगा। सर और जो बाकी मुश्किलात हैं
फवाद साहब, जिसका हवाला हैदर साहब ने दिया था, वो जो महंगाई के अलावा आजकल की मुश्किलात हैं, वो खत्म हो गया, कोई मसला नहीं। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, हमारे साथ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मोइज जाफरी साहब, आज मरियम नवाज ने जाती उम्रा से निकलते हुए कहा है कि फैसला कुन ऐलानात वो करेंगी आज के जलसे में, जो कि फैसलाबाद जो कि नून लीग का एक गढ़ है, वहाँ पे ये जलसा होने जा रहा है, जिसमें फजलुर रहमान साहब की भी भरपूर शिरकत है। शहबाज शरीफ साहब सुनने में आ रहा है शायद नहीं शिरकत कर रहे, उनकी कमर में दर्द है। आपके ख्याल से इस महंगाई के तूफान में और जो एस्टैब्लिशमेंट से रिलेशंस के हवाले से अभाम है, इस माहौल में क्या पीडीएम अपने आप को फिर रिजरेक्ट अब कर सकती है? और मरियम नवाज अब खुद जा रही हैं, तो कह सकते हैं कि धुआंधार तो जरूर तकरीर होगी। उसके बाद आर या पार पहले भी वो कह चुकी हैं, आज भी दूसरी दफा उन्होंने कहा है। इस दफा क्या आर या पार जो है वो ज्यादा मायने खेज होगा या नहीं, क्या समझते हैं? अगर इस दफा भी आर या पार की कोशिश नहीं हुई ना, तो फिर इन लोगों को अपनी सियासत जो है उसको मेरे ख्याल से रिटायर करके कुछ और या कोई क्रिकेट या फुटबॉल के ऊपर कमेंट्री शुरू कर देनी चाहिए। अगर इस माहौल के अंदर इस पीडीएम ने अपने आप को मुतहर्रिक नहीं किया, और अगर इस माहौल के अंदर वो तकरीबन कामयाबी की तरफ अपने आप को नहीं ला पाई, तो फिर इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। इनको सियासत के अंदर एज वी गो, मैं आपसे इंक्रीमेंटली फिर जरा सवाल करूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस हियर? इस वक्त पीडीएम के लिए कामयाबी विल लुक लाइक व्हाट? भाई, कामयाबी विल लुक लाइक ब्रिंक्समैनशिप। देखें, इस वक्त जो प्रेशर्स हैं, जिन प्रेशर्स की बात जो है वो सोशल मीडिया पे हो रही है, उन प्रेशर्स को एक्सप्लॉइट करना। अब वो एक्सप्लॉइट आप फजलुर रहमान साहब की तरह करें कि एकदम से आप एस्टैब्लिशमेंट के लॉयलिस्ट बन जाएं, या फिर आप एक्सप्लॉइट उसको मरियम नवाज साहिबा की तरह करें कि आप गोड करें इमरान खान साहब को कि भाई आप नवाज शरीफ नहीं है। तो यही रुक जाए। शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे अपने भट्ट साहब ने रिपोर्ट किया है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मॉडल टाउन में 12 अक्टूबर को जो एक सेटिंग हुई लीडरशिप की, जो पाकिस्तान की लीडरशिप, उसमें मरियम नवाज नहीं थी हालांकि, तो वहां पे ये बात की गई कि ये जो मौका अब हमें मिला है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत पहली दफा सेम पेज पे नजर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे ओपनिंग एस्टैब्लिशमेंट के साथ ली जाए, जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर तो ना हामी भरी ना मना किया, लेकिन उनका कुछ ना कहना एक टैसिट अप्रूवल समझा जा रहा है। खकान अब्बासी साहब भी उस मीटिंग में थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो एक तो ये तरीका है जिस तरह आपने भी बताया कि हम ये सोच सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अगर किसी को आप ढूंढ रही है तो हम लुक्रेटिव उनके लिए बन जाए। दूसरा तरीका देखे ना, फजलुर रहमान साहब बन गए एकदम से, डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हेड है, लेकिन वो बन गए, एकदम से बन गए कि ये तो जो फजलुर रहमान साहब की बातें सामने आई हैं। अब आप देखेंगे जो एक फितरी लड़ाई थी, जो एक गैर फितरी एसोसिएशन थी पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून की, उसी तरह अब आप एक फितरी लड़ाई देखेंगे पीएमएल नून और फजलुर रहमान साहब के दरमियान। अगर ये मरियम नवाज का कैंप बरकरार रहता है और फजलुर रहमान साहब जो चाह रहे हैं करना, वो नियत उनकी सामने आती है, क्योंकि देखिए फजलुर रहमान साहब जो है ना, वो हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी अप्रोच वही है कि इस ओपनिंग का फायदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़ के लिया जाए, ना कि देखें मरियम साहिबा तो महंगाई और पीटीआई और जादू और ये सारी बातें जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ कर रही हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इस वक्त जो है उन्होंने जो है वो आपके सामने ही जो दरखास्त भी फाइल की हुई है, उन्होंने आड़े हाथों अभी तक लिया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों को या एक फर्द को कम से कम। तो ये इसको रेकनसाइल अब हम किस तरह करें कि पीडीएम जो है वो एक पेज पे नजर आए और फोकस तरीके से इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को टफ टाइम से लेके गिराने की हद तक जा सके। पीडीएम एक पेज पे सिर्फ उस सूरत में नजर आ सकती है कि उसमें जो पीएमएल नून की शमूलियत है उसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब हो, वरना पीडीएम एक पेज पे आपको नहीं नजर आएगी। पीडीएम एक बार फिर जो पीडीएम का मजमुआ है वो पीएमएल नून की शोला बयानी का इस्तेमाल करते हुए फिर डील्स कट करेगा। पिछली दफा पीपल्स पार्टी ने कट की थी, इस दफा और लोग कट करेंगे। अगर पीडीएम ने इस वक्त कोई यूनिफॉर्मिटी के साथ सक्सेस मिलनी है तो वो शहबाज शरीफ फॉर्मूला वाली ही मिलनी है, और वो जान ही रहे हैं उनकी कमर में दर्द है। नहीं, लेकिन ऑन द अदर हैंड इस वक्त क्योंकि महंगाई का एक तूफान है और इमरान खान साहब के रिलेशंस वो नहीं है जो पहले थे,
तो इसमें जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जितना इमरान खान साहब की हुकूमत को प्राइसेस पे और इन चीजों पे अगर लताड़ा जाए तो फिर वो लेस एंड लेस पावरफुल होंगे टू फाइट अगेंस्ट द अदर पावर्स। लेकिन जो भी देखिए एनीवन बट मरियम नवाज और नवाज शरीफ के फॉर्मूला से अगर हम आगे बढ़े तो सब लोग इनको इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं ना, इनसे बातें कराएं, इनसे डराएं और फिर खुद आके कहते हैं कि देखें मैं तो रिवायती तौर पे आप लोगों के साथ का ही। मेरे ख्याल में पीडीएम एक और चैप्टर इसी तरह का होगा। अच्छा, तो आप बेसिकली समझते हैं कि मरियम नवाज जो है वो अपनी शोला बयानी से डराएंगी इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान साहब को, और वो जो है नतीजतन फिर कहेंगे कि इनके अलावा अगर शहबाज शरीफ भी हमें मिल जाते हैं या कोई भी मिल जाता है तो वो काबिल कबूल है। तो आप कह रहे हैं कि फायदा दूसरों को हो जाएगा, उनको नहीं होगा। जी, मेरे ख्याल में देखिए मैं बहुत हैरान हूंगा अगर आज फजल रहमान साहब भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करें जिस तरह वो पहले कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब भी करें, मरियम नवाज साहिबा भी करें, और सब एक पेज पे नजर आए। मैं बहुत हैरान हूंगा। मेरे ख्याल में ये मेरी पेशन गोई है कि फजल रहमान साहब बहुत मुफाहमती बात करेंगे, एंटी इमरान बात करेंगे, लेकिन एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान के साथ बहुत मफाहमती बात करेंगे, मेरा ये ख्याल। अच्छा, वोट को इज्जत दो जो है उसको इस वक्त, यानी वोट को इज्जत दो बेसिकली मींस टू थिंग्स फंडामेंटली। एक तो है कि एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ पॉलिटिक्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड एन एम्पावर्ड सिविलियन सेटअप दैट कैन मेक द डिसीजंस दैट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज्ड टू मेक। ये बेसिकली मजमुआ है बुनियादी वोट को इज्जत दो का। अब इसमें से कौन सा एस्पेक्ट है इस वक्त जिसको आप हाईलाइट करके इस दरार जो अभी खान साहब की बताई जाती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसको एक्सप्लॉइट करेंगे? देखिए, एज फार एज कैन बी सेड, मैं समराइज इस तरह करूंगा कि इस वक्त इस दरार के नतीजे में खान साहब को कमजोर करना वोट को इज्जत दिलाना नहीं है, और आप देखेंगे कि खान साहब को कमजोर करना बहुत निस्बतन आसान काम है। दूसरा और कुछ, बट मरियम नवाज तो यही कर रही है। मरियम नवाज जो है वो इमरान खान और उनके जो साथ के किरदार हैं उनको अटैक कर रही हैं अभी, और बाकी जिनको पहले नवाज शरीफ साहब करते हैं अभी वहां अटैक नहीं है। तो ये भी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? स्ट्रैटेजी है या फिर कोशिश से स्टार्टर्स के सब लोग साथ कम से कम इस मौजू पे चल सकते हैं, क्योंकि इस बात पे तो फजल रहमान भी साथ हैं और बाकी 10 पीडीएम की जमातें भी साथ होंगी। तो मैं कह रहा हूं यही तो है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होना ना जनाब, इससे कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि खान साहब जितनी भी बुरे हो जाएं आप उनसे बेहतर नहीं बन सकती। तो आप कर लेंगे, आप सबको कमजोर कर रहे हैं, अपने आप को भी उनको भी। ठीक है, आपको हक है उनको कमजोर करने का, आपकी बहुत गहरी नफरतें हैं उनके साथ, उनकी आपके साथ बहुत गहरी नफरतें हैं, लेकिन फायदा उससे जमहूर को नहीं हो रहा। ये मेरी राय है। मेरी दूसरी राय ये है कि इस पूरे सिलसिले के अंदर आपको बहुत सारे एक बार फिर से मौका परस्त पाकिस्तानी सियासतदान नजर आएंगे, और मुझे तो काफी सारे नजर आ चुके हैं। और ये चीज कि क्यों इस नहज तक हम पहुंचे हैं वो एक खुद मौका परस्ती का नतीजा है। लिहाजा ये एक थोड़ी सिक्लिकल हमारी पॉलिटिक्स है, जिसकी 2 साइकिल्स तो कम से कम हम टीवी पे देख चुके हैं, हम ये शो करते हुए पिछले 11-12 सालों। देखिए, मुझे तो जाफरी साहब ये लग रहा है कि इस वक्त जो है पार्टी ज्यादा मरियम नवाज की तरफ चली जाएगी, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब जैसे लोग, मतलब आपकी ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी पिछली दफा पार्टी जब बैठी थी एक स्टेप पे तो मेरे ख्याल से 2 बंदे थे उनके साथ, ये रिपोर्ट हुआ है, 2 लोग थे उनके साथ। रिपोर्ट नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से खाकान अब्बासी साहब में दर्द हो गया। नहीं, खाकान अब्बासी साहब जो है वो ये जानते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2 लोग हैं जो वजीर आजम नहीं बन सकते अभी। जी, तो खाकान अब्बासी साहब अपने साथ कौन से टोले को लेके आ रहे हैं? एक पहाड़ी लेके आ रहे हैं अपने साथ, क्या कर रहे हैं? लेट मी फिनिश ये मैं जरा सुन लें। अगर शहबाज शरीफ साहब इज एक्चुअली द ओनली वन जो इस वक्त वजीर आजम बन सकते हैं पीएमएल नून से। खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो, उनका आपने सही का कोई टोला नहीं है, उनका कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, तो लिहाजा उनको ज्वाइन करना होगा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ग्रुप। ठीक है सर, 3 हो गए। सुन तो लें सर, वो फिर सबसे सीनियर और सबसे वायबल ऑप्शन बनके इस ग्रुप के वोट को इज्जत दो नैरेटिव के ग्रुप का है 4 बंदे हैं। ग्रुप कहाँ है? 4 बंदे हैं। पिछली दफा जब मजबूरी तौर पे पीएमएल नून मिली थी, देखिए भाई साहब, आप भट्ट साहब की खबर की बात कर रहे हैं ना, हमने कवर की थी मिलके। भट्ट साहब से ही पूछा था भाई क्या था, क्या डिवीजन था, तो भट्ट साहब ने ही बताया था ना, कोई एक तरफ 4 बंदा था और दूसरी तरफ पूरी जमात थी, और पूरी जमात का यही कहना था कि मियां साहब या तो आप साफ से सामने आ जाएं या फिर आप माजरत के साथ हमें बख्श दें, खुद तो लंदन में बैठे हैं।
यही था ना। अब तब्दील क्या हुआ है, तब्दीली क्या आई है? शहबाज शरीफ साहब के कान में दर्द हो गया। जो हामी हैं, शहबाज शरीफ साहब के जो हामी हैं, उनकी तरफ से उनकी मीटिंग में ये बात आई है, लेकिन खाकान अब्बासी साहब उस ग्रुप में वजीर आजम नहीं बन सकते, उनको दूसरे ग्रुप में जाना होगा जहां इनेलिजिबल है बड़े लोग। चले गए वो दूसरे ग्रुप में, वो दूसरे ग्रुप के अंदर परमानेंट रेजिडेंट हो गए, लाइफ मेंबर हो गए। फैसला जो है वजीर आजम का वो होना दूसरे ग्रुप से ही है, चाहे वो मजबूरन शहबाज शरीफ के हक में हो जाए फैसला, बिल्कुल हो सकता है, और अभी तक लग रही यही रहा है कि फैसला उनके हक में ही होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक्चुअली पीएमएल नून को पावर में लाने के ज्यादा अहल लगते हैं, क्योंकि लीगल बार है मरियम नवाज पे। तो इफ इट्स बिटवीन खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ फिर भी भाई हैं, साथ चले हैं हमेशा, और ज्यादा एक्सेप्टेबल अगर हैं तो उनके हक में फैसला हो सकता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त पार्टी में ऐसे अब लोग हैं जो समझते हैं कि अगर मरियम नवाज का ये बार मेंटेन रहता है अगले इलेक्शन तक, तो उनका मौका लग सकता है शहबाज शरीफ साहब को आउट करके। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी पार्टी मशीनरी है जिसने क्लियरली दिखाया है कि ये शहबाज शरीफ साहब वाला फॉर्मूला ठीक है, ये लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई, उसका आप क्या करेंगे? अब देखिए, मुझे नहीं पता इसकी तादाद जो है क्या ज्यादा है। बताया जाता है कि पार्लियामेंटेरियंस जो है वो असल में कन्फ्लिक्टेड इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ उन्हें इलेक्शन जीतना है जो कि नवाज शरीफ के नाम पे और मरियम नवाज के जलसों पे जीता जाता है, दूसरी तरफ अगर वो यूं जीतने जा रहे हो तो अगर आप शहबाज साहब की तरफ नहीं है तो आपको वहां से हरवाया भी जा सकता है बावजूद मरियम नवाज के बड़े जलसों के, और वो भी इन्होंने भी हो सकती है और आरटीएस बैठ सकता है और बहुत कुछ हो सकता है ना, वो सब उससे पंगा है। सियालकोट में देख लिया ना हमने, ये सियालकोट इज एन एग्जांपल। तो नहीं सर, देखिए सियालकोट में कोई आरटीएस नहीं बैठा, कोई धुंध नहीं हुई सियालकोट के अंदर। ये सिर्फ मरियम नवाज साहब के 5 लोग ही कहते हैं कि धांधली हुई, बाकी कोई भी ये फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर पाता कि धांधली किस तरह हुई। नहीं, धुंध की तो कोई बात नहीं करता, वहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नून लीग नहीं कर पाई थी। कश्मीर में तो फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे नहीं याद पड़ता की थी, वहां कोई और बात थी। वहां जो है इलेक्शन से पहले बिरादरियों को और सारे मामलात इस तरह से तय वो आपका ख्याल है ना सर, लेकिन वो बिरादरी लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है ना, यानी कि अगर एक ग्राउंड स्वेल वोटर्स की है तो वो ग्राउंड स्वेल जो है वो फिर प्रिवेल करती है ना बिरादरियों पे। ऐसा तो नहीं होता सब लोग मोनोटोनस रोबोट्स तो नहीं है ना। तो ये एक अपने आप अपने दिल को बहलाने के लिए एक बात ठीक है पीएमएल नून के कुछ लोगों के लिए, लेकिन दैट्स नॉट गुड इनफ। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया उनके वोट बैंक में, क्योंकि वो नीम गरम नीम ठंडी सियासत कर रहे हैं। और वो नीम गरम नीम ठंडी सियासत का देखिए भाई साहब, मेरी नजर में ज्यादा मंतकी जवाब सियालकोट में क्या हुआ उसका ये है कि जब आप नीम गरम नीम ठंडे होते हैं तो वोटर, अगर आपने चमचाई बन के दिखाना है तो वोटर फिर ज्यादा बड़े चमचे को वोट दे देता है। नहीं, लेकिन आप वोटर को सुबह कुछ कहते हैं शाम को और कहते हैं। नहीं, कहीं से नीम गरम नहीं थे उस वक्त। जो कैंपेन चल रही थी कश्मीर से राइट थ्रू कश्मीर के 2 दिन बाद हुआ है सियालकोट, अभी नतीजा नहीं आया था तो सियालकोट हो गया। वो मोमेंटम तो बिल्कुल जाहिराना था उस वक्त, टोटल जो एग्रेसिव था उस वक्त जब ये इलेक्शन हुए। तो कश्मीर के 2 दिन बाद हुआ है, कश्मीर के जलसे आपको याद जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त कैंपेन के दौरान नीम गरम नीम ठंडे थे, मैं कह रहा हूँ कि एकदम से गर्मी आ गई थी। हालांकि उससे पहले जो है वो सियासत बिल्कुल कुछ और की जा रही थी। कश्मीर कैंपेन भी तो एक ब्लिप था ना। तो सियालकोट के अंदर एक इस बात को रजिस्टर किया गया कि भाई आप लोग आखिर चाहते क्या है, एक मैसेज नहीं है आपका। मैं इससे अग्री नहीं करता। मेरे ख्याल से सियालकोट वाज एन एग्जांपल ऑफ कि आप जमहूरी रवायात के मुताबिक सारे तकाजे जब कर भी चुके हों तो प्री पोल कुछ ऐसे तकाजे हैं बिरादरियों की सियासत के जहां पे आज भी ये ठीक है जी। मेरे ख्याल से इसमें एक असर हो सकता है, लेकिन वोटर इतना बेवकूफ नहीं है और ना वोटर इतना नादान है। ये चीजें इफेक्ट ऑफ कोर्स करती हैं, लेकिन जिस तरह की कंस्टिट्यूएंसी सियालकोट है जहां पे एक ग्राउंड स्वेल आपके लिए उठा करती है और इतने जमाने से उठा करती है, वहां पे ये बातें करके कारपेट के अंदर ब्रश अंडर कर देना अपनी गलतियां और प्रॉब्लम्स जो है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपने आप में गलती है। मेरे ख्याल में ये कंसिस्टेंट रिव्यू होना चाहिए कि उनके साथ सियालकोट में ऐसा क्यों हुआ कि एक नॉर्मल वोटर जो कि देखिए आपने एमक्यूएम को जो हाल किया एमक्यूएम का और एमक्यूएम के सरबराहान का, और जेल और टेररिस्ट और बंदूकें और आपको कैशेज पानी की टंकियों में से मिली, उस सब कुछ के बाद भी एमक्यूएम का एक वोट है कराची में, ये वोट गायब नहीं हो जाता। इस सब कुछ के बाद आपने डॉल्फिन पैदा कर दी और वो पीएसपी हो गए और इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन एक वोट है। सियालकोट को आप इससे कंपेयर करें। आपकी एग्जांपल में ये कहाँ है इलस्ट्रेशन जो कि आपकी दलील को मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो अगर आप गई है जी, आप अगर आजाद और प्रॉपर इलेक्शन कराची में होने दें
तो मेरे ख्याल में ये जो नंबर्स MQM के कम हुए हैं वो इतने कम नहीं हुए जो उनकी सीटें रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी तरह मैं MQM की मिसाल सिर्फ ये दे रहा था कि ये MQM की जिस तरह कुछ कराची की सीटें थी जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में उनकी होनी थी उनकी नजर में, उस तरह की सीट एक सियालकोट की थी जो कि लार्जली फ्री एंड फेयर ऑन द डे इलेक्शन हुआ था, लेकिन फिर भी वो कैप्चर नहीं कर पाए। आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, मेरा ये ख्याल। ठीक है, तो आज के जलसे में अब जो आम फैसलाकुन ऐलानात हैं इस नहज, आप क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह के ऐलानात हो सकते हैं जिसको फैसलाकुन कहा जा सके? फैसलाकुन का तो मुझे नहीं पता, आई एम इंटरेस्टेड टू नो। मेरे ख्याल में लेकिन इन सब लोगों को दे सेंस ब्लड इन द वाटर, और मेरे ख्याल में काफी एग्रेसिव आज की पोजीशन होनी चाहिए, काफी एग्रेसिव। अगर काफी एग्रेसिव, मेरे ख्याल में तो ज्यादा एग्रेशन फजल रहमान साहब की तरफ से आएगा इमरान खान साहब के लिए, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ सुनने में कि क्या फैसलाकुन बातें हैं अगर मरियम नवाज साहिबा की हैं और अगर नवाज शरीफ साहब की हैं खास तौर पे। खान साहब की तरफ से ज्यादा आएगा या इफ रीसेंट हिस्ट्री इज एनी गाइड, आई डोंट थिंक कि कोई मरियम नवाज से ज्यादा अटैक कर रहा है इस वक्त। बहरहाल कबल वक्त है और देखना पड़ेगा, और अभी धमकी भी पहले नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो ब्लड इन द वाटर का फायदा उठाने के लिए जो इस वक्त मौका है होम रन मारने का, छक्का मारने का, वो मेरे ख्याल से फजल रहमान साहब की नजर में। लेकिन मरियम नवाज ने तो जो इमरान खान साहब पे हमले किए हैं पिछली आउटिंग में, आई थिंक वो तो शायद हिस्ट्री में नहीं कभी ऐसे हमले हुए। वो तो वहां पहुंच गई जब फजल रहमान ने सोचा भी नहीं पहुंचने का कभी। जी, वो शायद इस जलसे का इंतजार कर रहे होंगे, देखते हैं। पीडीएम का जलसा जो है देखना पड़ेगा कि क्या ये पीडीएम जो है अब रेजरेक्ट होके फायदा उठा सकती है। जो दरारें इस वक्त खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट की हैं, जो महंगाई का तूफान है। पिछला भी पीडीएम का जलसा कराची में बहुत बड़ा जरूर था, लेकिन मायने खेज नहीं था, और उसमें वो एनर्जी या वो एक कोर्स तय करने की कोई बात नहीं थी, कोई मीनिंगफुलनेस नहीं थी। तो क्या आज का जलसा जो है नंबर्स के अलावा, क्योंकि कराची में भी नंबर्स थे इनके पास, लेकिन मायने खेज सियासी तौर पे वो जलसा इतना नजर नहीं आया, अदर देन टू कीप पीडीएम अलाइव। अब क्या आज आर दे गोइंग टू टर्न द कॉर्नर एंड बिकम अ पोटेंट ऑपोजिशन वंस मोर, ये देखना पड़ेगा। इस पे हम जाहिर है कि फिर अगली दफा बात भी करेंगे। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आके इस शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ये हमारी एक छोटी आखिरी सेगमेंट है, ये हमने खुसूसी तौर पे शहरयार अफरीदी साहब के नाम की है। शहरयार अफरीदी साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स हैं आजकल। कश्मीर जो कि एक आईनी तरमीम के बाद भारत ने तो मुकम्मल अपना हिस्सा बना लिया है, उस वक्त पाकिस्तान ने सही समझा कि ये शहरयार अफरीदी साहब को कलमदान सौंपा जाए। वो अमेरिका गए थे और अमेरिका में उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जहाँ पे वो टाइम्स स्क्वायर का दौरा करते हुए हाय मेरी बेटियां टाइप वो सिंपथाइज कर रहे हैं वहाँ पे खवातीन के साथ कि जैसे वो एक सोशल वर्कर हैं। उसके बाद वो वहाँ से वापस आते हुए हमें पता चला है कि वो फ्रांस में रुके और फ्रांस में उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को एड्रेस किया है। इससे पहले वो नारकोटिक्स का कलमदान जब संभाले हुए थे तो राना सनाउल्लाह साहब 15 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए थे, तो शहरयार अफरीदी साहब ने वादा किया था कि उन्होंने वो वीडियोस देखे हैं जो साबित करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कसूरवार हैं और उनकी गाड़ी में से वाकई में ये सब कुछ हुआ है और वो वाकई में एक ड्रग के किंग पिन है। एल चापो उनको कहना चाह रहे थे, उनको उन्होंने एल पचीनो भी कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये अब फ्रांस पहुंचे हुए और फ्रांस से हमने इनसे रब्ता करने की बड़ी कोशिश की है फ्रांस में। क्यों की है? क्योंकि ये एक वाकया पेश आया जहाँ पे वो पाकिस्तानियों से बात कर रहे थे, तो एक पाकिस्तानी ने उनसे पूछा कि सर आप कश्मीर के वजीर हैं, बैनुल-अक़वामी दौरे पे आए हुए हैं, ऑफिशियल दौरा है, आपने फ्रांस के किसी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की कि यहाँ पे आप ऑफिशियली अपना स्टांस उनके सामने रखें या महज आप हमसे बात करने ही पहुंचे हुए? तो ये सवाल और फिर उनका जवाब और फिर हम उसके ऊपर जरा तज्जिया करते हैं। पार्लिमानी चेयरमैन है, आपका काम दुनिया के वालों तक कश्मीर का मुकदमा पहुंचाना है। आप यहाँ पे फ्रांस में आए कि आपने यहाँ पे किसी थिंक टैंक या फिर फ्रांसीसी पार्लियामेंटेरियन से कश्मीर कास के लिए बात की है? मुझे मिग्रेन होता है, आधे सर का दर्द, आई नीड योर अटेंशन। तो मैं यहाँ पे इलाज करने पहले 2-3 दिन इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को मुझे बताया गया था। मैं जैसे आया तो मैंने अपनी टीम को ऑन बोर्ड लिया। मैंने कहा मुझे थोड़े दिन दे दें, उसके बाद यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है। यहाँ पे 1 महीना पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है पार्लियामेंटेरियन से, थिंक टैंक से, एक प्रॉपर चैनल है। आप जब बाहर से आते हैं अपने मुल्क की यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है। मेरा विजिट
यूएस का था, यूएस के स्टेक होल्डर्स का था, और यहाँ पे और इटली में मैं अपनी कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी को रीच आउट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट विजिट है, जिसमें कनाडा, जिसमें यूरोप, ब्रसल्स, जिसमें इंग्लिस्तान, प्रॉपर पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट इंटरेक्शन होगा। आईपीयू को एंगेज करके, अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को एंगेज करके, हम यहाँ के थिंक टैंक्स, बिकॉज ये भी चाहे तो नहीं कर सकते, इन्होंने आगे रिक्वेस्ट पेश करनी होती है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज शेयर। कि मैं काफी दफा वीडियो देख चुका हूँ कल से, जबकि मेरी अटेंशन में आई थी। उनसे पूछा गया भाई आपने कोई रवाबित किए, आप ताल्लुक बढ़ाने की ऑफिशियली कोशिश की? तो उन्होंने कहा कि मुझे माइग्रेन्स होते हैं, सर में दर्द होते हैं, तो मैंने कुछ दिन मांगे। और यहाँ पे कल्चर फर्क है, महीने भर पहले आपने टाइम लेना होता है। तो ये इनको फ्रांस पहुंच के अगर इल्म हुआ कि कल्चर फर्क है, तो इनकी इत्तला के लिए ये खुद भी किसी से ऐसे नहीं मिलते होंगे बतौर वजीर के कोई उनके दरवाजे पे पहुंच जाए। और अगर इन्होंने फ्रांस के अंदर जाती तौर पे पाकिस्तानियों से ही जाके बात करनी थी, तो ये फिर स्टेट के एक्सपेंस पे अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और ये कह रहे हैं जी ये तो मैं अभी अमेरिका से वापस जा रहा था। तो क्या इनकी जो प्लानिंग है वो सिर्फ एक दौरे के अंदर इस हद तक महदूद होती है कि जिस पहले मुल्क वो जा रहे हैं फिर बाकी मुल्कों के अंदर ही जस्ट विंग्स इट, और किसी के मतलब प्राइम मिनिस्टर मिल गया तो उसके घर की घंटी बजा के देख लो कि मिल ले शायद। ये किस किस्म का जवाब था? मेरी समझ से बाहर है। मैं समझने की वही साहब बड़ी कोशिश की है, मैंने सोचा कि आप थोड़ी मदद कर दें। देखिए जाफरी साहब, बात यह है कि ये काबीना जो है इसमें हमने देखा है कि कोई बहुत ज्यादा तजर्बेकार या कोई जो फील्ड से रेलेवेंट लोग हैं वो लाजमन जो है वो मिनिस्ट्री पर फाइज नहीं है। और लोगों को फाइज करने के हवाले से चाहे वो बुलदार साहब हों या महमूद खान साहब का भी कहीं ना कहीं नाम आता है, तो क्राइटेरिया जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं इस दफ़ा। किसी को तैनात करने के लिए, किसी ओहदे पे फाइज करने के लिए, उनके जो फंक्शंस हैं और जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है और जो उनका काम है और वो जो काम कर रहे हैं, ये सारे मामला जो हैं उनका आजकल जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही ज़्यादा। तो मैं यही बस बात करके इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि फ्रैंकली मेरे समझ से बाहर है कि चाहे आपने ये किया भी होता जो अफरीदी साहब ने किया, क्या इस तरह का जवाब देने के बाद आपको मिनिस्टर होना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़। मतलब ये देखिए, खान साहब का वादा था कि मैं ऐसी टीम लाऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो सही वादा था। ये बात बिल्कुल ठीक थी। आप लोगों की क्या राय है? खान साहब ने अपनी बात पूरी की, इसमें कोई शक नहीं। facebook.com/agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदर हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। एक इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पे एक नए शो के साथ फिर से हाजिर होंगे। आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे। हम अपने शो के हाईलाइट्स भी शेयर करेंगे, उसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग समा।